चलो, आज हमने नया सब्जेक्ट शुरू करना है, रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, जो हमने पहले भी बीच में शुरू किया था। एक क्लास लगी थी और दो लगी थी। ठीक है, दो लगी थी, फिर वो बंद हो गया था फॉर सम XYZ रीजन। ठीक है, तो जब हमने वो वाला एक्ट उस टाइम शुरू किया था, तो मैंने शुरू किया था विद एन एक्सपेरिमेंट कि मैंने आपको पहले जो नॉन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे उन पे वो पढ़ाने शुरू किए थे। बट उसका एक बड़ा ही जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस था वो ये था कि आप लोग उसी में इतना उलझ गए। ठीक है, आप लोगों ने उससे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ये रजिस्ट्रेशन वो कर करके आपने नॉन इम्पॉर्टेंट पार्ट को इतना बड़ा पहाड़ बना दिया कि अब मैंने ये सोचा है कि पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट पार्ट कराऊंगी जो हमारा पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, जहां से एग्जाम आता है। अगेन, जो मैं नॉन इम्पॉर्टेंट पार्ट कह रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से पेपर नहीं आ सकता। उसमें से बहुत अच्छे से प्री और मेंस दोनों आ सकते हैं। बट एक वो होता है ना कि हमारा एक्सपेक्टेड पोर्शन जो होता है, एक वो है वर्सेस एक जो नॉट सो एक्सपेक्टेड पोर्शन है। ठीक है, तो हम अब जो है पहले अपना एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे, उससे रिलेटेड पॉइंट्स कवर करेंगे, एंड देन फिर हम करेंगे नॉन इम्पॉर्टेंट पार्ट से। क्लियर है? वो पार्ट भी कराऊंगी, लेकिन ये पार्ट खत्म होने के बाद वो थोड़ा शॉर्ट में सिर्फ आपको प्री के पॉइंट्स मार्क कराऊंगी, उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो आज शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट शुरू करने के लिए हम निकालते हैं पहले अपना रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो चलो, पहले रजिस्ट्रेशन एक्ट। आप लोगों को पता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का। चलो पहले उससे शुरू करते हैं। आपको एक जनरल वो बताती हूँ कि रजिस्ट्रेशन एक्ट आता कहाँ पर है। आपको सिलेबस दिखा रही हूँ पहले। ये हरियाणा का सिलेबस है, पंजाब एंड हरियाणा का सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला कि आपका जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है सिविल लॉ 2 में आएगा। ठीक है, हिमाचल में रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं आता। ठीक है, इट इज ओनली इन पंजाब एंड हरियाणा जो हम पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट को। उन्होंने बोला कि आपका जो सिविल लॉ 2 का पेपर है इसको हमने डाला है, रजिस्ट्रेशन को इसमें डाला है। अब जो प्री का पेपर आता है वो तो एज इट इज आता है, एक ही पेपर आता है, उसमें बाइफर्केशन नहीं होती है। वहां पर भी आपके रजिस्ट्रेशन के आप 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो प्री के लिए इसकी वेटेज कितनी है? 2 to 3 क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, सो 8 से 12 नंबर का आपका प्री का वेटेज है इसका। ठीक है, जो कि बहुत होते हैं। और इसमें रजिस्ट्रेशन में बड़ा ही बेसिक छोटा सा एक्ट है। बड़े कम सेक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, एंड बड़े कम क्वेश्चंस बनते हैं जो प्री से रिलेटेड है। तो अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो आपके 12 नंबर तो वो एनीवेज पक्के हो गए। ठीक है ना? देन आता है ये पेपर में सिविल लॉ 2 में। सिविल लॉ 2 में अगर आप डायरेक्टली देखो ना तो डायरेक्टली आपकी सिर्फ इसकी 10 मार्क्स की वेटेज है। 10 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बट अगेन ये बस नहीं होते हैं, ईच नंबर काउंट्स। ठीक है, तो ये तो थंब रूल है फॉर एवरी पेपर। आप किसी भी पेपर के लिए अपीयर हो रहे हो,
चाहे किसी भी XYZ स्टेट के लिए अपीयर हो रहे हो, आपने कोई भी एक्ट छोड़कर नहीं जानी है। ठीक है, अगर आप कोई भी एक्ट छोड़कर जा रहे हो ना, आप ये मान लो उतने मार्क्स तो आप वॉलंटरली सरेंडर करके जा रहे हो, है ना। और लेवल ऑफ प्री की आपको पता ही है कट ऑफ कितनी आती है। अगर आप हिमाचल का देखो ना, हिमाचल का पेपर होता है 300 नंबर का। अब हिमाचल का भी तीन उसमें आता है। जो प्री होता है ना हिमाचल का, वो तीन स्टेजेस में ही होता है, तीन एज इन तीन पेपर होते हैं, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ। 50 क्वेश्चन का हर एक पेपर होता है। सुबह से शुरू हो जाते हैं, हर एक पेपर के बीच में 2 घंटे की ब्रेक होती है आपकी। ठीक है, एक एक घंटे का पेपर होता है, सो 9 से 10 होएगा, फिर 10 से 12 आपकी ब्रेक होएगी, फिर 12 से 1 होएगा, फिर 1 से 3 आपकी ब्रेक होएगी, 3 से 4 होएगा पेपर। ऐसे आपका हिमाचल का पेपर होता है। ठीक है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी गुड कंसेप्ट। ठीक है, आपको पता है कि इतने में इस पेपर में इन सब्जेक्ट से आएगा, और आपको बीच में टाइम भी मिल रहा है रिवीजन का, सो आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हो, एंड 2 घंटे रिवाइज करने को मिल रहे हैं। चलो, तो वहां पर बताने क्या लगी थी, पता नहीं, रजिस्ट्रेशन तो उसमें आता नहीं है। हाँ, मार्क्स का बताने लगी थी। 300 नंबर का आपका पेपर होता है, मतलब 150 क्वेश्चन हो गए। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, रूपल जी पीछे से वाइब नहीं मैच हो पा रही थी। तो 300 में से द कट ऑफ विच यू कैन एक्सपेक्ट इज 225। 225 तक की कट ऑफ आपको ये करके चलना है कि मेरे 225 नंबर तो आने ही चाहिए। ठीक है, MP का मैंने आपको बताया था 250 में से 225 कट ऑफ थी। ठीक है, वो लेवल ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। ठीक है, इस बारी जो है पंजाब का पिछली बारी का कट ऑफ, एंड इस बारी का, गुड आफ्टरनून जी, इस बारी हरियाणा की कट ऑफ भी उतनी ही हाई थी। ठीक है, चाहे सीट्स ज्यादा थी नहीं थी, तो आपने वो वाला लेवल अचीव अगर करना है, तो उसके लिए आपको हर एक एक्ट से थोरो होना पड़ेगा। ठीक है, ये 2012 तक था कि जहां पर आप थोड़ा ढीला चल जाता था। प्री में आप सिर्फ यूनिवर्सल की बुक रट के जाओ, और यू विल डेफिनेटली क्लियर दी प्री। बट अब नहीं होता। अब वो आपको इवन नॉन इम्पॉर्टेंट सेक्शन में से भी क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो उसके लिए हमने रेडी रहना है। इसके लिए मैं आपको ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन भी पूरी गो थ्रू करवाऊंगी, इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स बनवा दूंगी, ताकि अगर आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो स्किप ना हो। ठीक है, एंड ये हिमाचल का 15 दिसंबर तक वो निकाल देंगे पेपर। ठीक है, तो तैयार रहना, 12 को आएगा रिजल्ट। हाँ, तो तैयार हो जाओ। उसकी बहुत सारी एक्ट्स ऐसी हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, स्टैम्प, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ नहीं आती है बट वहाँ आती है, एंड बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, बहुत मेजर पोर्शन है वहाँ का। ठीक है, चलो। तो हम अगर देखें रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली तो सिर्फ 10 नंबर का आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें ना, पंजाब में एक TPA सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली TPA और रजिस्ट्रेशन लिंक्ड है, और वहां पर इनडायरेक्टली आपको अगेन 10 नंबर का रजिस्ट्रेशन और आ सकता है। तो अगर आपने TPA भी अटेम्प्ट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन भी आना चाहिए। आप अगर हम जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, आप देखोगे कि कितनी सारी जगह हम रजिस्ट्रेशन के साथ TPA को रेफर करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू में एज सच इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। इंटरव्यू में आप ना वो आपसे पूछेंगे रजिस्ट्रेशन से कोई सवाल, ना आपने ये बोलना है कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, कभी कभी वो आपसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, या विच सब्जेक्ट यू आर कंफर्टेबल विद, तो वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं बोलना है। फॉर दैट मैटर कोई भी माइनर लॉ नहीं बोलना है। ठीक है,
ये आपकी एक ऐसी इंप्रेशन देती है कि इनका जो दायरा है, इनका जो स्कोप है वो बड़ा कम है, कि इनको एक 30 सेक्शन वाला एक्ट पसंद है। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखनी है, चाहे जितनी मर्जी रजिस्ट्रेशन पे दिल आया हो, नहीं बोलना है कि रजिस्ट्रेशन होगा ऐसा रे, ये सारी चीजें फेवरेट नहीं है। फेवरेट। और एक और फन फैक्ट है, जो हमारे ना पैनल होता है ना, अब ये वेरी करता है कि आपके वहां पर इंटरव्यू के टाइम पे पैनल क्या है। ठीक है, तो आप देखोगे कई जस्टिसेस वो हैं जो एडवोकेसी के बाद वो जस्टिस बने हैं। ठीक है, तो जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना, अगर आपने वो बोल दिया तो आप समझ लो आपका क्या हाल होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जितनी उम्र नहीं होती ना, उतना तो उनका एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जस्टिस अरुण पल्ली। ठीक है, वो है हमारे सिविल लॉयर जो थे ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल थे अपने टाइम में जब थे, फिर वो एलिवेट होके जस्टिस बन गए। ठीक है, ये एक रियल सिचुएशन बता रही हूँ। एक कैंडिडेट गया, उससे पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उसने बोल दिया सीपीसी। ठीक है, तो जो ये सारी स्माइल आपके उसमें आई है ना, वो सारी जस्टिसेस के मुंह पे भी आई। सबने अरुण पल्ली सर की तरफ देखा और ऐसे इशारे में मतलब इम्प्लाइडली बोला कि गो अहेड टेक ओवर। और फिर सर ने उसकी जो धज्जियां उड़ाई हैं, कहाँ होनी थी कहाँ होनी थी। हाँ, ऐसा होता है कि आपके पास क्या है, प्रोसीजरल लॉज हो गए, सीपीसी सीआरपीसी हो गया, एक आईपीसी हो गया, और एक आपका हो गया एविडेंस, एक हिंदू लॉ हो गया। तो मेजोरिटी जो है वो क्या करेंगे, एविडेंस एविडेंस बोलेंगे या हिंदू लॉ बोलेंगे। ठीक है, फिर वो एविडेंस पढ़ पढ़ के या पूछ पूछ के इतने बोर हो जाते हैं ना, कि फिर वो अगर आप बोल भी दोगे ना कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एविडेंस है, फिर वो आपसे उससे नहीं पूछेंगे। ये अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो सेफेस्ट यही होते हैं अनटिल एंड अनलेस आपका प्रोसीजरल बड़ा स्ट्रांग हो। और वो स्ट्रांग कैसे हो सकता है, अगर आपको प्रैक्टिकल टेक्निकलिटीज पता है। वो सिर्फ आपको तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे जाके अपीयर हो रहे हो, तो इट इज रेकमेंडेड कि आप प्रोसीजरल लॉज मत बोलो। ठीक है, तो बचा कौन सा, आईपीसी, एविडेंस और हिंदू लॉ। मैंने भी अपने इंटरव्यू में हिंदू लॉ और एविडेंस ही बोला था, मुझसे मेजोरिटी हिंदू लॉ ही पूछा था। ठीक है, आईपीसी यूज टू बी माई फेवरेट जब मैं सेमेस्टर्स में होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद जब एविडेंस ध्यान से पढ़ा, उसके बाद जब सीआरपीसी ध्यान से पढ़ा, तो आई एम नॉट किडिंग, मुझे प्यार हो गया एविडेंस से। ठीक है, तो ये चीज आई होप आप सब लोग भी महसूस करो जब आप एविडेंस पढ़ो। ठीक है, इट इज ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव समथिंग इन दिस फील्ड। ठीक है, वही कहते हैं ना, आइदर लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। तो अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी सुख चैन से बीत सकती है, अदरवाइज बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। चलो, ज्ञान हो गया, अब इस पे आते हैं। तो हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ मेंस में 10 नंबर की आती है, बट इनडायरेक्टली समवेयर ये आपकी टीपीए से भी लिंक्ड होती है। तो पंजाब में अगर उसको करो तो 20 नंबर तक चली जाती है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट पे। हाँ, 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 बाकी सब में भी आती है। अच्छा, नहीं, नहीं, थोड़े फिर देखो, इसका मतलब अगर सिलेबस में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी सीट पर बैठ के काम नहीं आएगी। ठीक है, जो ये लोग करते हैं ना कि भाई हमारे तो पेपर के सिलेबस में नहीं है, आपके पेपर के सिलेबस में यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी नहीं है। कोर्ट में जाके देखो, 138 चलता है, उसके बाद आपको पता ही नहीं होगा कि डील कैसे करना है। ठीक है, आप हिंदू लॉ आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक केस नहीं आएगा हिंदू लॉ का आपके पास, क्योंकि वो जाता है फैमिली कोर्ट्स के पास, वो जेएमआईसी के पास नहीं आता। क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, डीवी एक्ट कराई जाती है आपको, आता है।
जेएमआईसी के पास पावर है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कराया जाता है, जेएमआईसी के पास पावर इंजंक्शन इशू करने की। अब बताओ लितेश जी क्या करें? हाँ, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। आप जब अपने इंटरव्यूज में अपीयर होते हो ना, तो ये सब्सिडरी एक्ट्स जो है ना, ये आपको करके जानी पड़ती हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, हाँ। तो आपको जब ये सारे सब्जेक्ट्स इंटरलिंकिंग में कराए जाए ना, तो ध्यान से सुनने हैं, ठीक है। मोटर व्हीकल्स एक्ट, आप देखो जरा, मेरा तो मतलब फ्रेंड है ना, हम लोग मजाक करते हैं कि अगर किसी का गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो हम अगर साथ में बैठे हो, हम तो साथ साथ ही वो पिटिशन बना के तैयार करके दे देंगे। तो ये सारी चीजें काम आती है, प्रैक्टिकलिटी में कराई नहीं जाती। टीपीए, आप देखोगे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कितने हैं, यहाँ पर है ही नहीं हरियाणा में, हिमाचल में है। नितेश जी का दूसरा क्वेश्चन यही होता है, हिमाचल में है कि नहीं है? नहीं, आपको कराया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में आपको बताया जाएगा ये कौन से उसमें आती है स्टेट में, किस किस उसमें आती है, सिविल लॉ 1 में आती है, 2 में आती है, कितने मार्क्स की आती है। आई थिंक ये आपको हर टीचर ही करा रही होंगी, ठीक है। चलो, तो ये थे हमारे कुछ पिछले जो हमने यहाँ से शुरू किया था, बट अगेन इसको हम स्किप करते हुए हम आ रहे हैं इसके पार्ट 3 में, जो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन किन डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए, किन डॉक्यूमेंट्स की कंपलसरी होनी चाहिए, एंड किन डॉक्यूमेंट्स को आप ऑप्शनली रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। मैं इसका ये सेक्शन ही निकाल रही हूँ, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एंड इसमें मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे कराऊंगी जो आपकी बुक्स में नहीं दिए गए, ठीक है। अगेन, रजिस्ट्रेशन की एज सच कोई स्पेसिफिक बुक आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के मैं आपको प्रॉपर नोट्स लिखवाऊंगी, एंड दे विल बी इनफ फॉर द एग्जाम, ठीक है। वो उसमें वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, चार्ट्स इंक्लूडेड होंगे। तो अगर आपने एनीवेज लेनी ही है, तो एके जैन की पतली सी बुक आती है, बट वो भी कोई है नहीं किसी काम की, और एक मेरे ख्याल से डॉक्टर त्रिपाठी की है, वो अननेसेसरीली बड़ी है, ठीक है। तो आई विल नॉट रेकमेंड एनी बुक, बट जस्ट इन केस लेनी है तो ये दोनों ले लेना, बट अदरवाइज द नोट्स विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, दे आर गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। नहीं, देखो मैं बताती हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग हाउ टू पुट इट, वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। बट हाँ, आपको आई थिंक जो क्लास में नोट्स लिखवाए जाते हैं ना, दे आर सफिशिएंट फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। वो वाले नोट्स पता है किसके लिए होते हैं, जो मतलब कि होता है कि जिसने रेगुलरली नहीं लगाया हुआ या जिसके मिसिंग है, वो रेफर कर सकता है, ठीक है। द परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके एग्जाम के लिए होता है, वो होता है आपके क्लास नोट्स प्लस आपकी जो बुक्स होती हैं, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ठीक है। बट अब जो है इनके नोट्स भी अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। जो इन्होंने R&D वाली टीम रखी हुई है, वो आपके नोट्स को भी अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि आई एम होपिंग कि बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा उससे, मतलब नोट्स का। बट अदरवाइज जो क्लास रेगुलरली लगा रहे हैं, उनको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप इन दो चीजों से काम चला सकते हो, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको पढ़ना ही है और आपको लगता है कि उसमें कुछ अलग पॉइंट लिखा हुआ है, तो वो नोट डाउन करो। वो मैं आपको रेकमेंड करूंगी सबसे लास्ट में पढ़ना, जब आपका सारा रिवीजन हो गया, जस्ट आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। चलो, हम शुरू कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन से, वो है सेक्शन 17,
ठीक है, ये क्या कहता है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। इन्होंने बोला कि आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है और वो हम यहां दे रहे हैं। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी रजिस्टर्ड। तो बेयर एक्ट लेकर आए हैं सारे, पहले शैल को हाईलाइट करो। शैल का क्या मतलब हो गया, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। तो आपके प्री का पहला क्वेश्चन ही यही है कि कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, सेक्शन 17 में। ठीक है, और ऑप्शनल कहाँ है, बस। ठीक है, 17 का जो 2 है ना, वो भी ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स का है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये जब मैं आपको एनीवेज वो सारी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी तो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये वाला हो गया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे शैल क्लॉज लिखा है। बट इन्होंने लिखा है कि कब कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल है, if the property to which they relate is situated in a district in which and if they have been executed on or after the date on which 64 वाली एक्ट, 66, 71, 77 and this act came or comes into force। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी है। इन्होंने दो एस्पेक्ट्स में बताया कि कंपल्सरी किन दो एस्पेक्ट्स में है। पहला तो उन्होंने इन रिलेशन टू प्लेस बताया, दूसरा इन्होंने इन रिलेशन टू टाइम बताया। उन्होंने बोला प्लेस कौन सा, जहां पे ये एक्ट ऑपरेटिव है, और उन्होंने बोला टाइम कौन सा, जहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1964, 1966, 71, 77, ये सॉरी 18 है, 1908। अब इसका मतलब समझो। इन्होंने बोला जहां पर एक्ट ऑपरेटिव है वहां पर आपको क्या करानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। हम देखेंगे इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, पहली चीज। फिर दूसरा हम देखेंगे, अगर हम इसका वो निकालते हैं प्रीएम्बल, प्रीएम्बल इसका कहता है एक्ट टू कंसोलिडेट द इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कंसोलिडेटिंग एक्ट क्या होता है, कंसोलिडेटिंग का मतलब बताओ बच्चों। हाँ, ठीक है, कि जो हमारा बिखरा हुआ लॉ पड़ा था ना रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें हमारी दो चीजें हैं जो हमने ध्यान रखनी है कि पहला तो इट इज अ कंसोलिडेटिंग एक्ट एंड दूसरा है इट इज रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कंसोलिडेटिंग मतलब कि लॉ हमारा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, हमने क्या किया, समेट के इकट्ठा कर दिया। तो इन्होंने कहा कौन सा लॉ पड़ा हुआ था ऐसा बिखरा। इससे पहले जो थी हमारे पास थी एक्ट्स ऑफ 64, 66, 71, 77 एंड वो क्या थी, उसमें लॉ कंप्लीट नहीं था, बिखरा हुआ था। हमने वो सारी एक्ट समेटी और हमने 1908 की एक्ट बना दी। तो इसका मतलब ये कंसोलिडेटिंग है। कंसोलिडेटिंग है मतलब कि सारा का सारा लॉ यही लिख दिया है, तो मतलब कि एग्जॉस्टिव है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि ये वाला जो लॉ है ना, इट इज अ लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इस चीज को आपने ध्यान रखना है थ्रू आउट योर रजिस्ट्रेशन एक्ट कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रही है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही है। मतलब कि ये सेल की रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रही है। अगर उस सेल को आपने डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लेकर आया तब वो बात करें कि ये वाला डॉक्यूमेंट जो है ये रजिस्टर होगा या नहीं होगा।
ठीक है, जो ये ट्रांजैक्शन ऑफ सेल है या एनी ट्रांजैक्शन या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो रजिस्ट्रेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो बताएगा आपका सब्सटैंटिव लॉ। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगी जब अभी हम गिफ्ट का केस करेंगे। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जो है, वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग और नॉट, वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और नॉट, वो हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट है। एंड अगर आपने उसको राइटिंग में कर लिया है, उस रिटन डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है, वो बताता है हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट। सो ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी को हम यहाँ पर नहीं चैलेंज कर रहे, यहाँ पर हम सिर्फ क्या करते हैं कि उस ट्रांजैक्शन को रिटन में लाके उस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन करानी है या नहीं। क्लियर है? तो दो चीजें हो गई हमारे पास, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। हम देखेंगे हाउ दे आर डिफरेंट एंड हाउ दे आर कनेक्टेड। ठीक है, ये हम देखेंगे अपने लेटर पार्ट ऑफ दी, जो हमारा क्या है, क्लास क्लास कितने बजे तक होती है हमारी? चलो, तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है? मुझे पता है मेरी क्लास है नेक्स्ट। चलो, हमने फिर देखा कि इसका एक्सटेंट कहां तक है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। एंड ये वाला क्लॉज जो है अब कैंसिल हो चुका है। क्यों कैंसिल हुआ है ये, क्यों इसको? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसने क्या किया है, उन्होंने ये अमेंडमेंट कर दी। अब जो ये है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो मतलब कि हमने जो हम अपना चार्ट जो लगा रहे थे, देख रहे थे, तो इन्होंने बोला कि एक्ट में प्लेस कौन सी होनी चाहिए जहां पर एक्ट ऑपरेटिव है, तो वो क्या है, होल ऑफ इंडिया। दूसरा उन्होंने बोला कि टाइम, अगर कोई एक्ट है, अगर जो हमारी एक्ट है 1908 के बाद ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो तो अगर 1908 की ट्रांजैक्शन में फॉल करता है, कंपलसरी के स्फेयर में या ऑप्शनल के स्फेयर में, तो हम एज इट इज चलेंगे। बात ये आई कि अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है वो 64 के बाद हुआ है, या 66 के बाद हुआ है, या 71 के बाद, या 77 के बाद, तब उसका क्या स्कोप है इस एक्ट के अंडर। तो उन्होंने कहा, जो हमारी वर्डिंग्स थी, अगर आप वर्डिंग्स को ध्यान से पढ़ो, तो उन्होंने वर्डिंग्स यूज की हैं, उन्होंने वर्डिंग्स यूज की हैं ऑन एंड आफ्टर। तो मतलब कि अगर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट है जो 64 की एक्ट के टाइम पे भी ट्रांजैक्शन हुआ है, एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है, वो भी क्या होगा, आप 1908 8 की एक्ट के अंडर उसको रजिस्टर करवा सकते हो, अगर उसको 1908 की एक्ट ने रजिस्ट्रेबल बनाया है तो। ठीक है, ये है रेलेवेंस हमारा इस लाइन का। और ये तो आई एम 100% श्योर हम पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ कितना पढ़ते हैं, हम सिर्फ ये पार्ट पढ़ लेते हैं, और हम सिर्फ 18 वाला पार्ट पढ़ लेते हैं प्री के लिए। बस रजिस्ट्रेशन एक्ट में बच्चे यही करते हैं। ठीक है, बट हमने ये नहीं करना है। हमें वो कंपटीशन बनना है जिससे लोग डरते हैं। ट्रांजैक्शंस हुए हैं, हम 1908 की एक्ट के अंडर रजिस्टर करवा सकते हैं, उन पे 1908 के प्रोविजंस लगेंगे। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो समवेयर इट इज रिडंडेंट। ठीक है, बट जब बना था तब के लिए ये बहुत एप्लीकेबल था। ठीक है, ये समझ आई? अब इसमें ना, हाँ जी, ये हम पढ़ेंगे 17 और 18 में, यही लिखा हुआ है। सेक्शन 17 कहता है ये वाली डॉक्यूमेंट्स आपको करानी पड़ेगी रजिस्टर, 18 कहता है ये वाली डॉक्यूमेंट्स आपकी मर्जी है। नहीं, हाँ, कराती हूँ अभी, अभी कराऊंगी।
क्या क्या सिचुएशंस इसमें अराइज हो सकती है, क्या क्या प्रोपोजिशंस इसमें अराइज हो सकती हैं। ठीक है, ये समझ आया। अब हमारे पास ये इतनी सारी एक्ट्स आएंगी थी। ठीक है, जरूरी तो नहीं है हर एक के प्रोविजन कंसिस्टेंट हो विद ईच अदर। ये आया, क्या पता इसने किसी डॉक्यूमेंट को ऑप्शनल बनाया हो तो ये वाली एक्ट ने उसको कंपलसरी बना दिया हो, एंड सिमिलरली इन एक्ट्स ने किसी को ऑप्शनल बनाया हो तो 1908 की एक्ट ने उसको कंपलसरी बना दिया हो। ऐसा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है और हुई थी। ठीक है, तो मतलब कि मैं आपको टाइमलाइन से समझाऊंगी ये चीज, और उसमें मैं आपका क्वेश्चन भी डालूंगी, बट उसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि उसको हमें रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे पहले रजिस्ट्रेशन एक्ट से पहले रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन हमारे पास कोई लॉ ही नहीं था, वो हमारा उस पर चल रहा था, कस्टम्स पे और वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा था। ठीक है, जो हमारा इशू आया वो ये थे, जो मैं आपको टाइमलाइन पे बना के दिखाऊंगी। हम यहाँ पर ये लगा रहे हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी हम कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे, कोई भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसको लिखा हुआ है कि आपको रिटर्न में बनाना है एंड उसकी रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो ये वाली कुछ 4 सिचुएशंस है जो आपकी अराइज हो सकती हैं। ठीक है, आप एग्जीक्यूट करो, एंड जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है ना, उन्होंने कहा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आप 4 महीने के अंदर अंदर उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, ये ऊपर ऊपर से, बाकी जो है थोड़ा सा टाइम रिलेटेड जो वेरिएशंस है वो मैं आपको प्री के उसमें करवाऊंगी। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से बहुत मोटा मोटा कि 4 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। अब वो अगेन डिफरेंट क्वेश्चन है, एक पार्टी ने किया दूसरी ने बाद में किया, उसमें क्या सर्कमस्टांसेस होगा, वो हम आपका प्री वाले जो आपका लेटर पार्ट ऑफ दी हमारा एक्ट है उसमें करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट करने के बाद तो सपोज करो 4 महीने यहाँ खत्म हुए। ठीक है, यहाँ पे एक्सपायर हो गया पीरियड। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि हम पहले 2 सिचुएशंस लगाते हैं जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और लास्ट के 2 केसेस लगाते हैं जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन इनिशियली ऑप्शनल थी। ठीक है, तो आपने एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, अभी तक चल रही थी 1977 की एक्ट, सॉरी 1877 की एक्ट, जहां पर आपकी एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन जो थी वो थी कंपलसरी। ठीक है, एंड अगेन वही एक डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन 1877 की एक्ट में एग्जीक्यूशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन थी ऑप्शनल। तो उन्होंने कहा इस केस में, हम पहले नीचे वाले ऑप्शनल केस कर रहे हैं, उन्होंने कहा ऐसे केस में द जनरल रूल इज
कि जब आपकी एग्जीक्यूशन हुई है उस टाइम जो लॉ ऑपरेटिव है ना वही आपका चलेगा, इवन दो बाद में जो है लॉ चेंज भी हो जाए। तो मतलब कि जब एग्जीक्यूट हुई तो क्या थी, ऑप्शनल थी। अब यहां पर चाहे आपका टाइम पीरियड, यहां पर अमेंडमेंट हो रही है या एक्ट चेंज हो रही है, चेंज इन एक्ट, या यहां पर एक्ट चेंज हो रही है, इन्होंने कहा इस केस में इट विल हैव नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप क्या करवाओ, जिस टाइम एग्जीक्यूट हुआ था उस टाइम भी ऑप्शनल थी, बाद में उन्होंने कंपलसरी बनाई है नहीं बनाई है, डज नॉट मैटर। ठीक है, वो चेंज इन लॉ आपकी बिफोर द पीरियड ऑफ एक्सपायरी आया है, आफ्टर द पीरियड ऑफ एक्सपायरी आया है, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन सच अ लॉ। समझ आइए। हमारी डॉक्यूमेंट क्या थी, ऑप्शनली वो थी, ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल थी। तो मतलब कि ऑप्शनल है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो भी ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो भी ठीक है, उसका उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। वैलिडिटी का क्या मतलब है कि आप वो डॉक्यूमेंट वैलिडली इन एविडेंस पेश कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज वो कहते हैं कि अगर हमने आपकी कोई डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रेबल बनाई है, अगर आप उसको रजिस्ट्रेबल रजिस्टर नहीं करते हो तो हम उसको एविडेंस में पेश नहीं कर सकते। ये हमारा सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है, जो कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन एक्ट बताता है। ठीक है, अगेन एविडेंस एक्ट भी ये कहता है 91 और 92 कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो कोर्ट ने या एक्ट ने कहा है कि राइटिंग में होना चाहिए, आपको उसको राइटिंग में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसका एविडेंस जो है अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे हमारी एचएमए की वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है वो असेंशियल नहीं है, एंड अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी होगा तब भी वो प्रूफ में एडमिसिबल होगा। ये कुछ एक्सेप्शंस है। तो यहाँ पर हमने रखा कि ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्टर करवाओ चाहे ना रजिस्टर करवाओ, क्या है, डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिडली एडमिसिबल है इन एविडेंस। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारा जनरल रूल कहता है कि अगर एक टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन पे जब हमने साइन किया उस टाइम जो लॉ प्रेवलेंट था ना वही लॉ जो है उस डॉक्यूमेंट पे लगेगा। ठीक है, तो मतलब कि अब लॉ जो है ये 4 मंथ जो है उसके एक्सपायर होने के बाद चेंज हो, चाहे 4 मंथ के विद इन एक्सपायर हो, ये वाली जो है हमारी ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, हमारी मर्जी हम करवाए ना करवाए। तो इसमें चेंज इन एक्ट का, अगर चेंज इन एक्ट मतलब कि यहाँ पर अब इसको हम कंपलसरी बना देते हैं, यहाँ पर हमने इसको अगर कंपलसरी बना दिया तो इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस चेंज का ये वाली जो एग्जीक्यूशन वाला रूल है इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम अब ऊपर वाला देखें, ऊपर वाला उन्होंने कहा कि कंपलसरी डॉक्यूमेंट थी। ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 मंथ्स, जो इतना टाइम दिया हुआ था हमने रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, और यहां पर इसको बना दिया ऑप्शनल। एक आई हमारे पास कि डॉक्यूमेंट जो है कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल थी, यहां पर चेंज इन लॉ हुआ और इसको बना दिया ऑप्शनल, और अभी क्या चल रहा था, पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन चल रहा था अभी, मतलब हम इसको अभी करवा सकते थे रजिस्टर, हमारे पास टाइम था। लॉ ने कहा ये दो तो हमारे को समझ आ गए, ये तो बेसिक है। लॉ ने कहा डिफिकल्टी इन दो सिचुएशंस में आई,
हमारा जनरल रूल तो अभी भी यही है कि जब आपका एग्जीक्यूट हुई थी ना, तो जिस टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो लॉ था वही ट्रांजैक्शन पे, वही डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल रहेगा। तो मतलब कि अगर हम पहली सिचुएशन देखें ना, एग्जीक्यूशन से लेके पीरियड ऑफ एक्सपायरी तक हमने रजिस्टर नहीं करवाया, मतलब कि हमारा टाइम पीरियड चला गया। उन्होंने कहा जहां पर ये आपका टाइम पीरियड गया ना, वहां पर आपकी डॉक्यूमेंट क्या हो गई, इन इफेक्ट है। अब कोई भी सब्सिक्वेंट चेंज इन लॉ विल नॉट सेव योर डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि द जनरल रूल सेज डॉक्यूमेंट पे वही लॉ लगेगा जो उस टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम पे ऑपरेटिव है। तो यहां पर भी मतलब कि चेंज का नो इफेक्ट आएगा। यहां पर भी आपको कंपल्सरीली उसको रजिस्टर करवाना था, और अगर आपने नहीं करवाया तो अब ये डॉक्यूमेंट इन एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, ये है आपकी एक्सेप्शन, जो सेकंड वाला चार्ट है। उन्होंने कहा आपके पास 4 महीने चल रहे थे अभी, जो आपकी रजिस्ट्रेशन वाले थे। उसके बीच में क्या हुआ, उसके बीच में इसकी रजिस्ट्रेशन को बाय एक्ट ऑप्शनल बना दिया गया। तो इस सिचुएशन में उन्होंने कहा इस सिचुएशन में हम जो पार्टीज हैं उनको बेनिफिट देंगे, एंड यहाँ पर अब वो करवाएं चाहे ना करवाएं रजिस्ट्रेशन, दैट इज ऑन देयर ओन विल, क्योंकि चेंज ऑफ लॉ की वजह से हमने जो उनको लिबर्टी दी है उसका बेनिफिट हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर ये इफेक्टिव हो जाएगा अमेंडेड लॉ। समझ आई? आई? तो जनरल रूल क्या है कि जब एग्जीक्यूट हुई है डॉक्यूमेंट तब का लॉ लगेगा, बट सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस में अमेंडेड लॉ ऑपरेटिव हो जाएगा। कब? जब आपने एग्जीक्यूट करवाई एंड आपका पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन इज स्टिल अलाइव। ओनली इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे, हम बेनिफिट देंगे टू द पार्टीज, एंड वहां पर उनकी मर्जी होगी कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं, एंड उतनी ही वैलिड होगी डॉक्यूमेंट जो अदरवाइज आफ्टर रजिस्ट्रेशन होती। समझ आई ये चीज? इसका चार्ट बना लो। नहीं नहीं नहीं, अब हम 1908 वाली एक्ट देखेंगे। अगर आप देखो ना 1908 की एक्ट से बाकी सारी एक्ट हमने रिपील कर दी है। 1977 वाली चल रही थी 1908 से पहले। 1908 की एक्ट के द्वारा हमने 1977 वाली रिपील कर दी है। ठीक है, तो अब हमें लॉ किसका देखना है, 1908 का देखना है। हाँ जी, किसका वो मैं बताऊंगी। ये जो सारी डिस्कशन हुई है ये आपके केस लॉज के बेसिस पे हुई है। ठीक है, उन केस लॉज के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट केस लॉज होंगे वो मैं आपको बता दूंगी कि आपने सिर्फ इन्हीं का नाम याद रखना है, बट आपको ये प्रोपोजिशंस याद रखनी है। चले आगे। अब एक बार ही आपके ना प्री में हाँ जी, मिनिमाइज करूं? ठीक है, और ऊपर करो। अगर आपको किसी को किसी भी उसमें डाउट आए ना, कि आपको लगे कि नहीं ये मुझे क्यूरियोसिटी हो रही होगी, ये मुझे और पढ़ना है, तो आप मुझसे केस लॉ का नाम ले लेना,
उसको रीड कर लेना, बट आई वुड सजेस्ट कि वेस्ट करने की जरूरत नहीं है टाइम। रजिस्ट्रेशन है वैसे, अदरवाइज इट इज अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट। एक ये टीपी और एक रजिस्ट्रेशन। हाँ वो स्पार्क नहीं आता इसमें ना, बट हम ट्राई करेंगे कि इसको थोड़ा सा स्पार्कली बना के चलें। एक कल तुम लोगों का टेस्ट हुआ? हाँ, मिला है? चले गए थे तुम लोग, भाग गए थे? ये देखो, कईयों को तो खुलासा ही नहीं हो रहा है। दिया था आप लोगों ने टेस्ट? दिखाना मुझे। आप लोगों ने भी नहीं, किसी ने दिया टेस्ट? दो यार, ऐसे मत करो। चले आगे, हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन आया था प्री में, ये आई थिंक आपकी उनमें भी होगा, जो प्री की बुक्स हैं उनमें भी होगा। और वो क्वेश्चन था कि रजिस्ट्रेशन जो है, ए वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बी वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, सी मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, डी नन। हंस लिया करो, क्या हो गया? हंस रही थी बेचारी, मैंने उस तरफ देखा, मुंह बंद कर लिया। हाँ बताओ क्या है और क्यों है। बताओ। मिक्स्ड मिक्स्ड आवाजें तो आ रही हैं मुझे। आगे, सही है वो आंसर। ये तो आपने मुझे गेस करने के लिए छोड़ दिया कि अब आप बाकी अपने आप समझ लो। ठीक है, तो अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बोली कि हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, और हमने फिर देखना है कि 17 और 18 में नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट देखनी है, एंड उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि क्या उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमको डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट किस नेचर की है। तो वो क्या है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और फिर उस डॉक्यूमेंट को देखकर हम लॉ देखेंगे कि क्या वो रजिस्ट्रेबल है या नहीं है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो whether a document is required to be registered or not is a mixed question of law and fact। ये आपने अपने प्री के लिए याद रखना है। ठीक है, ये है शायद आपकी बुक्स में क्वेश्चन, बट आपने लॉजिक याद रखना है। क्यों? अगेन इट इज बेस्ड ऑन अ केस लॉ, जिसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बता दूं केस लॉ, ये है चानन सिंह वर्सेस सुरजीत सिंह। चानन सिंह वर्सेस सुरजीत सिंह, और ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ही है, 2009। चानन सिंह वर्सेस सुरजीत सिंह, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, 2009। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप रजिस्ट्रेशन एक्ट में कोई भी केस लॉ नहीं भी याद रखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको तभी नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं वो अननेसेसरी प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहती, एंड ये जरूरी भी नहीं है। पेपर के टाइम पर जो खिचड़ी बनती है ना सोनी जी, मैं बता नहीं सकती आपको। वो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, you people will not believe it, with every means a part of my brain dies। खत्म हो जाता है वो हिस्सा मेरे दिमाग का। मैं इतनी भुलक्कड़ बन गई हूँ
मुझे याद ही नहीं रहती चीजें। घर में मैक्सिमम गालियां जो है मुझे इसी बात के लिए पड़ती है कि मैं कोई चीज रख के भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। एंड ये साइड इफेक्ट है। जब आपका मेंस होता है ना, तो आप लिटरली वो 3 दिन, यहाँ पे 3, वहां पे हिमाचल में 5, आपकी वो जिंदगी के कुछ दिन जो है वो स्किप हो जाते हैं। आपको पता नहीं होता दिन हो रहा है, रात हो रही है, खाया है, पिया है, जिंदा हो कि निकल लिए, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे ये इफेक्ट डालता है। मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मेरे साथ ही हो रहा है। विद एवरी मीन्स इट इज हैपनिंग, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि रहने ही दूँ इससे पहले कि सारा ही काम खराब हो जाए, ठीक है। तो ये मे बी आई डोंट नो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस होता है, क्या होता है, लेकिन एक आईसाइट विजन, ठीक है। कल रात को गाड़ी चला रही थी तो आधी तो प्रोबेबिलिटी में ही चला रही थी कि यहाँ पर निकल जाएगा रास्ता। और चलो वो रास्ता जाना हुआ था, काल का था, तो जाना पहचाना रास्ता था, तो चलो निकल ली। साथ में पापा बैठे हुए हैं, साथ में मैं पापा को बोल रही हूँ पापा अंधेरे के बाद गाड़ी कौन चलाएगा, दोनों को ही नहीं दिखता। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। इसके लिए आपकी डाइट, ठीक है, योगा से ही होगा। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना। हाँ। तो ये जो आपकी ये जो जर्नी होती है ना, इट इज नॉट ओनली मेंटली जो आपको स्ट्राइक करती है, बट इट इज ऑल्सो फिजिकली जो आपका बेड़ा गर्क करती है, ठीक है। क्योंकि मेंटल टॉर्चर तो वो है कि एक स्ट्रेस है आपको पेपर क्लियर करने का। एक दूसरी चीज की आप बिल्कुल कंफाइनमेंट में ही बैठे होते हो जब आपका पढ़ने का टाइम होता है, तो आपका वो तो मेंटली करता है। फिजिकली, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, आप एक ही जगह पे बैठ के लगातार पढ़ रहे हो, देन आप पूरी दुनिया से कट ऑफ होने की कोशिश करते हो एटलीस्ट उतने टाइम के लिए। देन आपने बैठ के पढ़ना होता है, तो आपका वो सिटिंग पॉस्चर, ठीक है, खाना तो खाना ही है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मेंटली एंड फिजिकली दोनों टॉर्चर करती है। एंड जिनकी जर्नी थोड़ी सी लंबी चली जाती है इसमें, ठीक है, उनका और थोड़ा काम खराब होता है। अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ प्रेपरेशन के टाइम पे है, ये आफ्टर अचीवमेंट, उस अचीवमेंट के बाद भी यही हाल होना है आपका। और मुंह देखना क्या बनाया है। एक्सप्रेशन देखने थे। तो ये वहां पर भी टैक्सिंग हो जाता है, ठीक है। बस हाँ, नहीं मेरा भी वही हाल है। ये है, दिस इज द डार्क रियलिटी। ये ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड है ना, वो यहाँ है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। ये वाली स्टेज इज स्टिल वेरी कंफर्टेबल। आप अपने घर में हो, अपने हिसाब से चल रहे हो, वहां पर बैठ के जो हाई कोर्ट की सुपर विजन के अंडर, ठीक है, जो स्ट्रेस होता है, दैट इज नेक्स्ट लेवल। इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। मैं बताती हूँ क्या होता है। जब आप ज्यादा पढ़ लेते हो ना, अब मेरी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा पता चल गया, ठीक है। तो आप जब ये चीज कर लेते हो ना, तो आप एक स्टेप अबव हो जाते हो फ्रॉम नॉर्मल पीपल, ठीक है। फिर वो नॉर्मल पीपल ना आपकी वाइब के साथ ना कैचअप नहीं कर पाते हैं। फिर वो कहते हैं ये तो पागल है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलो एक चीज, हाँ ये वकालत झाड़ रही है, लड़कियों के लिए तो है ही है, ठीक है। ये चीज अगर लड़का करे तो वाह मेरा बेटा वकील, ठीक है। लड़कियां कर दे तो ज्यादा वकालत आ रही है। तो क्लास में भी बड़ी बारी ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं होती है, ठीक है। बट अगेन क्लास में वो अलाउड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका काम और हमारा काम ये है कि हम वो क्लियर करें कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं, या ऐसा हो भी गया अगर इन थर्ड वर्ल्ड, तो क्या होगा उसका रिजल्ट, ठीक है।
बट बाहर ये चीजें थोड़ा सा लोगों को लगता है कि इसका तो काम हो चुका है। ठीक है, चलो चले अपने टॉपिक पे वापस। आज मैं आपको ज्यादा मतलब कुछ लिखवाऊंगी नहीं नोट्स, आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो पहला इसमें 17 का है वो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब पहली चीज तो ये है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, फिर है ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, और फिर है ये। ठीक है, तो बेसिकली हम किसको छोड़ देंगे? ऑफ को छोड़ देंगे, बाकी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। हाँ, आर्टिकल 14 और 15 इन्फ्रिंज हो रहा है इसका। पहले हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम सेक्शन 17 को देखें तो जो उसका स्टार्टिंग वर्ड है वो क्या है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पे जाते जाते उन्होंने नीचे लिख दिया इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द टर्म डॉक्यूमेंट्स एंड टर्म इंस्ट्रूमेंट्स? बता दो फिर। और डॉक्यूमेंट? तो वो डॉक्यूमेंट नहीं होती फिर? इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में नहीं होता? हाँ, पक्का? हाँ, बोलो बोलो, जोर से बोलो। इंस्ट्रूमेंट बताओ। इंस्ट्रूमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकता है? फिर डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट ओरल भी हो सकता है? जो आप लोग जहां घूम रहे हो ना वो एसआर है, उसमें दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं, वेयर एज इंस्ट्रूमेंट दे हैव टू बी इन राइटिंग। फिर डॉक्यूमेंट भी तो राइटिंग में ही होती है, फिर क्या फर्क हुआ? बनी नहीं बात। फिर ऑफ तो ही आए सीधा पहले। तो जजमेंट है जिसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट वो है 1939 की मेड्रॉस हाई कोर्ट की। इस जजमेंट से पहले क्या होता था? इस जजमेंट से पहले उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के बीच में फर्क होता था। ठीक है, उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन जो है जरूरत नहीं होती थी। बाहर रहने को गौतम बुला लो। बोलो आओ गौतम जी, गाना भी चलाएं आपके लिए। गौतम जी आप इंतजार कर रहे थे कि हम वेलकम सॉन्ग चलाएं। आपको नोटबुक देनी थी किसी को? तो फिर आपने नहीं लगानी क्लास? ना ना कोई बात नहीं, जाओ जाओ। आपकी वो भी चल रही होगी क्रैश कोर्स, ये भी होने वाला है। चले जाओ चले जाओ। नहीं नहीं अब तो चले जाओ, अब आप चले जाओ। किसकी नोटबुक है? दीपा मैम बड़ी चालू निकली, आई नहीं। डॉक्यूमेंट उन्होंने बोला कि इसकी एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं होती थी। एग्जीक्यूशन की मतलब साइन की जरूरत नहीं होती थी, whereas इसकी एग्जीक्यूशन की जरूरत होती थी। ये था 1939 से पहले मेड्रॉस हाई कोर्ट की जजमेंट से पहले का सिनेरियो। बट 1939 में जजमेंट आई और उन्होंने बोला कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टर्म इंस्ट्रूमेंट्स एंड द वर्ड डॉक्यूमेंट।
they can be used interchangeably. जगन्नाथम वर्सेस ऑफिशियल असाइनी, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. So for the purposes of registration act there is no difference between instrument and the word document. ये क्या है? They are same, they are synonyms. interchangeably इसको हम throughout the act use कर सकते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट आई चीज हमारी डिस्कशन की, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. पार्टीज के एग्जीक्यूशन, पार्टीज के साइन की जरूरत होती थी फॉर इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में जरूरत नहीं होती थी. बट इन्होंने कहा 39 के बाद, 1939 के बाद कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में. ठीक है. अब हम ये चीज पढ़ते हैं. होती है एग्जीक्यूट, हाँ, दोनों चीजों के लिए एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है. उन्होंने कहा अगर आप देखो कि गिफ्ट क्या है, गिफ्ट इन अ सेंस क्या है, इट इज इन अ सेंस अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट कब आता है इनटू एग्जिस्टेंस? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से पढ़े, जब क्या होती है? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस. ठीक है. जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होती है तो मतलब दोनों पार्टीज ने हाँ कर दी है तभी प्रॉमिस बना. ऑफ कोर्स इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन. तो उन्होंने बोला कि अगर रिटन हो गया है तो रिटन का क्या जो है वो होगा, एक्सेप्टेंस कैसे होगी? जब दोनों पार्टी साइन कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को. ठीक है. तो यहाँ पर उन्होंने बोला वो एग्जीक्यूशन मानी जाती है, एंड चाहे इंस्ट्रूमेंट है चाहे डॉक्यूमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है. ठीक है. अब हमारे गिफ्ट पे, किस किस को गिफ्ट मिला हुआ है? पहले बताओ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, फिर मूवेबल वाला तो मैं पता लगा ही लूंगी. हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट. मूवेबल का किस किस को क्या क्या मिला हुआ है? देखो, फूल और चॉकलेट और टेडी बियर्स को छोड़ के. ठीक है. पहली होगी घड़ी, इन्होंने उतार के दिखा दिया है. मिली हुई है. ठीक है. तो चलो, गिफ्ट मतलब कि दो तरीके से हो सकता है. एक मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का. ठीक है. आपने वैसे मेरी क्लासेस लगानी बंद कर दी हैं. तो इन्होंने कहा कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है, अब अरुण जी किसने दी थी घड़ी? इस, ओहो, इसी ने ही दिया है. अच्छा, जब गिफ्ट दिया तो कोई लिखा पढ़ी हुई थी? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, इन राइटिंग है, तो मतलब अभी भी ये राजकिरण की प्रॉपर्टी है. दे दूंगा वापस. तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ी है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए राइटिंग होना जरूरी है? ठीक है. तो मतलब कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट दे रहे हो आप, तो इट कैन बी ओरल, इट कैन बी इन राइटिंग ऑल्सो. ठीक है. एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मैं यहाँ पर मुस्लिम लॉ के गिफ्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है. वो मैं करूंगी बाद में डिस्कस, वो हिबा हिबा बिलवाज, वो सारी चीजें हम करेंगे बाद में. वाह. ठीक है. तो कल या अगले हफ्ते तक हम आ ही जाएंगे उस पर. फिर तुम्हारी मुस्लिम लॉ की नॉलेज जज की जाएगी. ठीक है. और जो विद्यार्थी मुस्लिम लॉ की कक्षा नहीं लगा रहे हैं, उनकी कक्षा मैं लूंगी. कक्षा को मतलब क्लास लेना, लेक्चर लेने को हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षा तो आप लोगों की हो गई ना. लेक्चर लेने को क्या कहते हैं? लेक्चर डिलीवर करने को उपदेश देना. हाँ. ठीक है.
फिर आगे से मैं वो शब्द इस्तेमाल किया करूंगी आपके साथ, ठीक है। चलो, इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम देखते हैं। तो हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट है वो इन ओरल या इन राइटिंग भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन हमने देख लिया। फिर बात आई कि अगर गिफ्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी का और वो इन राइटिंग है तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? वो हमें कहां से पता चला? वो हमें यहां से पता चला कि इन्होंने कहा एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में बी रजिस्टर्ड एज अंडर, इन्होंने बोला इंस्ट्रूमेंट्स विच परपोर्ट टू, ये हम लास्ट में करेंगे, अदर देन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट एंड विल। एंड साथ में उन्होंने बोला कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंट जो आपकी 17 में नहीं लिखी हुई ना, उसकी हम डॉक्यूमेंट, उसकी रजिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं? ऑप्शनल कर रहे हैं। तो मतलब कि हमारी 17 में कौन सी लिखी हुई थी? 17 में लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट रजिस्टर आपको करानी पड़ेगी अगर जो गिफ्ट है वो है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मतलब कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लिखा हुआ, तो अगर हमारा गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर वो राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ये सारी ट्रांजैक्शन क्या है? वैलिड। तो अरुण जी, घड़ी आपकी ही है, ठीक है। अब अगर ये वापस लेने की भी कोशिश करे तो इसको ये दिखा देना, ठीक है। ये समझ आया? अब आते हैं हम इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट से रिलेटेड जो हमारे पास प्रोविजन है वो दिया गया है कहाँ पे? तुम लोगों को पहले ही आता है सब कुछ, किस लिए? फिर ठीक है, फिर मैं क्रेडिट ले लेती हूँ, तुम लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है? चैप्टर 7 ऑफ टीपीए क्या करता है? गिफ्ट से डील करता है, ठीक है। और ये गिफ्ट की बात कर रहा है, गिफ्ट का मतलब बताया है, प्लस उसने बताया है कि कैसे टाइप ऑफ गिफ्ट्स, कैसे ट्रांजैक्शन ऑफ गिफ्ट जो है, जो हमारा सब्सटैंटिव पार्ट है, वो इफेक्टिव कैसे होगा। इन्होंने कहा फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग, मैं 123 पढ़ रही हूँ, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द ट्रांसफर मस्ट बी effected by a registered instrument signed by or on behalf of the donor and attested by at least 2 witnesses, ठीक है। तो हमारी दो चीजें हो गई डिस्कशन के लिए यहाँ पे। एक तो उन्होंने बोला रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेस। यहाँ पर वो डिफरेंस है जो मैं आपको बता रही थी ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन या रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। गिफ्ट जो है हमने मूवेबल प्रॉपर्टी का देखा, उसको हमें जरूरत ही नहीं है इसको राइटिंग में लाने की, ठीक है। और अगर हम उसको राइटिंग में ले आए, मतलब डॉक्यूमेंट को ले आए, तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं है। बट टीपीए ने बोला कि जो आपको गिफ्ट का ट्रांजैक्शन भी करना है ना, वो कैसे करना है? थ्रू अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। और फिर रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 17(1)(a कहता है कि अगर आपने जो गिफ्ट का
ट्रांजैक्शन किया है वो टीपीए के हिसाब से रिटन डॉक्यूमेंट में किया है ना, तो उस रिटन डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहती है। तो अब समझ आया डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड डॉक्यूमेंट, हाउ दे आर डिफरेंट। ट्रांजैक्शन जो है वो कौन बताएगा, आपका सब्सटैंटिव लॉ, कि आपको ट्रांजैक्शन किस प्रकार करना है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि ओरल भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, बट अगर कहीं पे लिखा है कि उसको इन राइटिंग में लिख करना है ट्रांजैक्शन को, तो आपको क्या करना है, उस राइटिंग को रजिस्टर कराना है या नहीं कराना, वो रजिस्ट्रेशन एक्ट बताएगा। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस देखो। एक तो कॉन्सिक्वेंस हो गया उस ट्रांजैक्शन को अगर आपने राइटिंग में नहीं किया, दूसरा कॉन्सिक्वेंस हो गया कि अगर आपने उस राइटिंग को जो रजिस्टर करवानी थी उसको रजिस्टर नहीं करवाया। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन वाला कॉन्सिक्वेंस है वो हमारा दिया हुआ है एविडेंस में 91 और 92 में, जो है बेस्ट एविडेंस रूल। वो कहता है कि जहां लॉ ने कहा है कि राइटिंग में होना चाहिए, वहां पर वो चीज राइटिंग में ही होगी तभी माना जाएगा, उसका एविडेंस भी आपको राइटिंग में ही लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसका कॉन्सिक्वेंस कि अगर आपको डॉक्यूमेंट बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए कहा है, आप रजिस्टर नहीं कराते तो उसका कॉन्सिक्वेंस सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो मतलब कि उन्होंने बोला कि जो आप ये वाला गिफ्ट करोगे ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, इसको आपको राइटिंग में भी करना है, इसको आपको राइटिंग में करना है, इसको आपको अटेस्ट करवाना है। ये ना इसको भी हो जाता है कि अब टाइम होने वाला है, बस करो। और इसको आपको रजिस्टर भी कराना है। ठीक है, ये आपका जो है सब्सटैंटिव लॉ से डील करेगा। अटेस्टेशन भी जो है आपकी एविडेंस एक्ट में है। ठीक है, 68 ऑनवर्ड्स 68, 69, 70, 71, 72। ठीक है, निकली बेयर एक्ट। ठीक है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड ऑफ कोर्स रेड विद एविडेंस एक्ट। ठीक है, समझ आई। अब ये हो गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का इन राइटिंग, इन अटेस्टेशन, मतलब अटेस्टेशन भी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो टीपीए कब आई थी, 1882 से पहले उन्होंने बोला, ये है प्रायर टू 1882। प्रायर टू 1882 उन्होंने कहा, 1882 में आके टीपीए बना, उन्होंने कहा अब से तो आपको इन राइटिंग ही आपको गिफ्ट देना है। बट 1882 से पहले उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी लॉ था ना वो कस्टम्स पे चल रहा था। ठीक है, कस्टम्स में क्या होता था कि आप ओरल गिफ्ट भी दे सकते थे, आप इन राइटिंग भी गिफ्ट दे सकते थे। ठीक है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। 1864 में आपका पहला रजिस्ट्रेशन एक्ट बन गया था। ठीक है, 1864 में आपका पहला रजिस्ट्रेशन एक्ट बन गया था, एंड 1882 तक जो था लॉ सिमिलर फुटिंग पे नहीं था। ठीक है, मतलब कि यहां पर तो उन्होंने अब बोल दिया आफ्टर 1882 तो आपको इन राइटिंग ही चाहिए थी रजिस्टर्ड, सॉरी गिफ्ट वाली डॉक्यूमेंट। बट 1864 और 1882 से पहले जो था टसल चल रहा था। 1864 से पहले था कि रजिस्टर्ड हो या नॉट रजिस्टर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम जो टसल चल रहा था। अब सिचुएशंस क्या क्या अराइज हो रही थी इस पीरियड में।
इस पीरियड में सिचुएशंस ये हो रही थी कि आप क्या कर रहे हो, या तो ओरली गिफ्ट कर रहे हो, या आप इन राइटिंग कर रहे हो प्लस नॉन रजिस्टर्ड, आप इन राइटिंग कर रहे हो प्लस वो रजिस्टर्ड है। बताओ क्या होगा। हाँ, 1864 में पहली रजिस्ट्रेशन एक्ट आई, उन्होंने बोला इससे पहले ये था कि रजिस्टर्ड हो या ना हो, 1864 ने बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए गिफ्ट की, ठीक है, 1864 की एक्ट में। बट 1882 नहीं आया हुआ था, तो इससे पहले कस्टम्स पे चल रहा था। कस्टम्स में था कि आप चाहे रिटर्न में दो गिफ्ट या ओरल में दो, दोनों वैलिड है। अब एक तरफ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बना दी, एक तरफ उन्होंने बोला गिफ्ट आप क्या करो, ओरल दो रिटर्न दो, हार्डली मैटर्स, वो वैलिड रहेगा। तो डिस्प्यूट अराइज हुआ। बेसिकली अगर आप डिस्प्यूट देखो तो सिर्फ ये वाला पार्ट है जहां पर डिस्प्यूट अराइज होता है। अगर आपने एक गिफ्ट दिया जो ओरल दिया है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू योर कस्टम्स वो वैलिड है। आपने उसको राइटिंग में तो डाला ही नहीं, तो उन्होंने कहा ये वाला वैलिड है, ये अकॉर्डिंग टू कस्टम्स हमारा वैलिड है। फिर उन्होंने बोला कि आपने वो गिफ्ट जो है इन राइटिंग कर लिया और साथ में आपने रजिस्टर भी करवा लिया, आपने दोनों एक्ट्स की जो है रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर दी, तो ये भी वैलिड है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाई, आपने एक गिफ्ट किया, आपने उसकी डॉक्यूमेंट भी बना दी। अब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है, तो मतलब कि आपको अब उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1964, सॉरी 1864। आपने वो करवाई नहीं, तो इसका मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन क्या है, नॉट वैलिड। आया समझ। फिर आया पोस्ट 1882 एरा, जहां पर हमारी टीपीए आ गई। अब यहां पर अगेन हम यही तीन सिचुएशंस एनालाइज करेंगे, जहां पर आपका गिफ्ट ओरल है, टीपीए ने इसको साफ मना कर दिया कि आप गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ ओरल डॉक्यूमेंट, सॉरी बाय ओरली आप नहीं दे सकते। फिर अगेन अगर राइटिंग में है प्लस रजिस्टर्ड भी है, तो टीपीए की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई, रजिस्ट्रेशन की भी, ये वैलिड है। यहां पर राइटिंग में है प्लस नॉट रजिस्टर्ड, इनवैलिड। तो मतलब कि अगर आपने अब गिफ्ट देना है ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप सिर्फ इसी तरीके से दे सकते हो, ठीक है। अब एक फन फैक्ट बताओ, पंजाब में टीपी एप्लीकेबल नहीं है। वो अगेन आप देखोगे बड़ी अमेंडमेंट्स है, ठीक है। चलो पहले मेरा सवाल सुन लो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूँ, ठीक है। अब वहां पर क्या हम पंजाब में इस लॉ को ओवरलुक कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमें पंजाब में गिफ्ट देना है, टीपीए तो एप्लीकेबल होती नहीं है, तो क्या हम ओरली दे सकते हैं गिफ्ट। क्यों, 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 मुद्दा तो यही है, क्यों। तो बेसिकली कस्टमरी लॉ चलता है, कस्टमरी लॉ के हिसाब से भी अगर आपने गिफ्ट देना है, इट हैज टू बी इन राइटिंग एंड इट हैज टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। और आता क्यों है गौतम जी, क्योंकि हम
इनडायरेक्टली प्रिंसिपल्स ऑफ टीपीए लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, हो गया टाइम। चलो, कल मैं आपको कुछ और पॉइंट्स करवाऊंगी। पहली चीज करेंगे हम, अगर स्त्रीधन का गिफ्ट है तो ये 5 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है, गिफ्ट ऑफ स्त्रीधन क्या वैलिड है, रजिस्ट्रेबल है? हाँ, देखेंगे। मिनिमाइज करके ठीक है। फिर हम दूसरा सवाल देखेंगे, क्या राजकिरण जी अरुण जी से अपना गिफ्ट वापस ले सकती हैं? ठीक है, और अगर ले सकती हैं, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करिए तो उसका गिफ्ट रिवोक हो सकता है। एंड क्या रजिस्ट्रेशन से पहले रिवोक हो सकता है, क्या रजिस्ट्रेशन के बाद रिवोक हो सकता है? ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी जजमेंट वाली क्लास में। क्या पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? हाँ, कल देखेंगे। क्या हो गया, कुछ खुराफाती दिमाग चला? आना नहीं है, क्यों? ठीक है तरुण जी,